देखिए, अब किसी भी देश के किसी कोने से, देश के किसी कोने से अगर आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया हो, कुछ किया हो इस मुद्दे पर तो बताइए, वरना रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है घुसपैठ अगर हो रहा है तो। अब जी नहीं, निश्चित है। और 2014 के बाद घुसपैठ समाप्त प्राय है, 2014 के पहले की घुसपैठी है। और श्री प्रकाश जायसवाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने संसद के सामने कहा था कि 4 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आए। इसको डाटा माना जाए कि नहीं माना जाए। अब उन 4 करोड़ घुसपैठियों को उनकी शिनाख्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगर हाईकोर्ट बनाने का आदेश देता है और उसके खिलाफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जाती है तो उनके इरादों पर संदेह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर बंगाल में ममता बनर्जी बारंबार जो 2005 तक कहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ समाप्त होना चाहिए और संसद में इसको लेकर उन्होंने बहिर्गमन तक किया था, आज वो कहती हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई निकाल नहीं सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन से जो है आप डुबरी में रबीकुल हसन किस तरह से चुनाव जीतते हैं कि उनको जो है डुबरी में घुसपैठियों को बसाने का काम जिन अजमल ने किया था, उन मौलाना अजमल को हराकर वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। और कांग्रेस के लोगों को लगातार जो है जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही है, असम में घुसपैठियों को समर्थन संरक्षण देने का काम किसने किया? वो कांग्रेस की सरकारें लगातार रही है कि नहीं रही है। बंगाल में कौन दे रहा है? महाराष्ट्र घुसपैठियों को निकालने का अभियान चला, बाकायदा कांग्रेस और सीपीएम ने उसका विरोध किया था कि नहीं किया था? ये कृपा करके मुझे बताइए कि घुसपैठियों की शिनाख्त होनी चाहिए, इस पर जैसी एनआरसी की बात होती है तो सबसे अधिक कौन चिल्लाता है? सीएए। एक भी भारतीय नागरिक को जो है किसी की नागरिकता नहीं गई, सिर्फ हम जो बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो उत्पीड़ित हिंदू थे उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे थे। तो आशुतोष जी की पूरी टीम जो है वो लगी थी सीए पर दुष्प्रचार करने। अभी एनआरसी का नाम ले लें, चिल्लाने लगते हैं। एनआरसी सीए का विरोध कौन लोग करते हैं? ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब। नहीं, पहली बात तो ये कि भाई मेरे सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। चलिए मान लेता हूं 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं आए। कितने घुसपैठियों की पहचान की गई, उनकी कोई शिनाख्त है क्या? और जो असम के अंदर हुआ उसमें ज्यादातर घुसपैठ करने वालों की संख्या में तो हिंदू थे और उसके बाद सारा हंगामा मचा। तो ये घुसपैठिए अगर मुसलमान हैं या हिंदू हैं तो ये कम से कम देश के नागरिक तो नहीं है ना, इनको देश की नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि घुसपैठिए हैं और घुसपैठिए जहां भी आएंगे वो देश का नुकसान करेंगे। तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर है, पिछले 10 सालों में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई? दूसरा सवाल यह कि उनमें से कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया या इस संदर्भ में बांग्लादेश की सरकार से क्या बात की गई? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले 10 साल में एक बार भी सिर्फ 2 लाइन का जवाब बांग्लादेश की सरकार से नहीं कहा है कि आप अपने घुसपैठियों को वापस लीजिए। उल्टे बांग्लादेश की सरकार ने अमित शाह के बयान में जबरदस्त टिप्पणी की है और कहा है कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। यह बांग्लादेश की सरकार का बयान है, मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूं। और अमित शाह के बयान पे आपत्ति की, तो क्या अब जो घुसपैठियों की बात की जा रही है बांग्लादेशी शब्द लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है? आशुतोष जी डर जाए, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, डरने का काम बांग्लादेशियों को शिनाख्त होनी चाहिए कि नहीं? तो आपकी राजनीति बांग्लादेशियों को प्रवक्ता पद सकता है। काहे चिल्ला रहे हो भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिना आशुतोष का नाम लिए आपका नाम है क्या? इतना काहे चिढ़ जाते हैं? नाम लेते चिढ़ क्यों जाते इतना? तो मुझे लोग अरे आप अब लो गजब की समस्या है, गजब का भ्रम है आपको। गजब का भ्रम, आपको तो कोई नौकरी पर रख नहीं रहा ना, क्या करें? आपको कोई नौकरी पर रख नहीं रहा। आशुतोष जी का नाम अस्पृश्य है, नहीं लेना चाहिए। लीजिए अछूत नाम नहीं है ना भाई आपका। अरे भाई हम लोग अछूत नहीं मानते, आपको होगा अछूत। आप छूत में विश्वास रखते होंगे। मैं प्रोग्रेसिव व्यक्ति हूँ, मैं नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? नाम लेते ही आप इतनी चिड़ क्यों जाते? चलिए पहुंचिए डिबेट में वापस सभी मेहमानों को दिखाई। मलुक नागर साहब जल्दी से आपके पास आते हो। मलुक नागर साहब रोको ना, हमें बुलवाओ प्लीज। हाँ बुलवा, सबको रुकवा दिया। बोलिए। मैं चाहती हूँ कि तारीख के परिवर्तन पर आप भी बोले, क्योंकि चुनाव आयोग की इस चिट्ठी में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी सबका नाम है, आपका भी नाम है इसमें।
जो डेट शिफ्ट किया गया है। पहले केरल की एक सीट, पंजाब की, फिर उत्तर प्रदेश की भी 14 सीटें। चिट्ठी बार बार दिखाते रहिए, जो लोग अनाप शनाप आरोप लगाते हैं वो लोग चिट्ठी देखते रहे चेहरे पे। हाँ बोलिए मलुक जी। अंजना जी हाँ। देखिए, अगर चुनाव आयोग ने निर्णय लेती दफे अगर कहीं पे कोई गलती से या ध्यान नहीं गया और 7-8 त्योहार एक साथ आ गए और उन त्योहारों के लिए कांग्रेस केरल से डिमांड करती है और दूसरी सभी पार्टियां पूरे देश से डिमांड करती हैं कि त्योहारों के दिन लोगों को दिक्कत ना हो या त्योहारों के दिन वोट ठीक पूरा उतना लोग जाएंगे डालने में तो कमी आएगी। और पूरे देश में जब देखेंगे कि भाई कमी क्यों आ रही है और पूरे विश्व में लोग देखेंगे कि इंडिया में वोट परसेंटेज कम हो रही है, और अगर लोगों को ध्यान में रखते हुए, देश की साख को ध्यान में रखते हुए और चुनाव आयोग लोग सारी पार्टियों को ध्यान में रखते हुए अगर तारीख आगे बढ़ाते हैं। मलुक नागर जी लिस्ट नहीं है क्या छुट्टियों की? ये हमने पिछली बार भी देखा, अब लगातार होता है, एक तारीख आती है फिर डेट को बदलते हैं। अरे त्योहारों की लिस्ट तो इकट्ठा कर ले चुनाव आयोग। अंजना जी, अंजना जी प्लीज मुझे बात करने दो प्लीज। अच्छा, अखिलेश जी कहते हैं कि तारीख जो है 1 हफ्ता और बढ़ा दी फिर दिक्कत हो जाएगी, और ये योगी जी ने जाके बढ़वा दी, ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो अखिलेश जी के अनुसार 1 हफ्ते डेट आगे बढ़ती है तो ये चुनाव हार जाएंगे। और जो हमारे आशुतोष जी समाजवादी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अगर और भी आगे बढ़ाएं तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी अगर आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है तो क्या कर रही है? दूसरा, अंजना जी, 17वीं लोकसभा का 864 मुद्दे उठाने के बाद एमपी आपके साथ है। मैं एक बात कह रहा हूं, जब देश की सीमा चारों तरफ इतनी बड़ी है और अगर कहीं से भी कोई रात का फायदा उठा के या कहीं से कोई घुस जाए और उसके लिए 2023 में भारत सरकार अमेंडमेंट बिल लेके आती है और बीएसएफ और वहां की लोकल पुलिस को बाउंड्री के नजदीक तक आधा किलोमीटर तक जाने की इजाजत अमेंडमेंट लेके आती है, तो वहां कांग्रेस विरोध करती है, दूसरी पार्टियां विरोध करती हैं। और यहां आशुतोष जी हमारे जो विश्लेषक हैं ये हिसाब किताब मांगते हैं। अरे वहां विरोध कर रहे हो तो एडमिट करो ना कि तुम घुसपैठ को तुम बढ़ावा दे रहे हो, घुसपैठ तुम कराना चाहते हो, ये एडमिट करो। फिर जहां तक बात है जवाब देने का जो इन्होंने प्रश्न करे, अभी एक मिनट बस, जहां तक बात है नहीं सर, 2-3 जहां तक बात है एक लाइन बस, जहां तक बात है कि 10 साल का हिसाब मांगने का, क्या 60 साल में कितना घुसपैठ कांग्रेस ने कराया? क्या 10 साल के बजाय 60 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है? आशुतोष जी, जो बिल्कुल एक तरफा इनकी छवि तो इतने पिछड़े दलितों के मुद्दे उठाते हैं हम बहुत बढ़िया मानते हैं, पर ये बायस्ड होकर एक तरफ को ही क्यों जाते हैं? जो सही बात है उसे क्यों नहीं करते हैं? ये तो किसी राजनीतिक पार्टी में भी नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, ये बायस्ड होकर एक तरफ क्यों बात करते हैं? ये आशुतोष जी से जानना चाहता हूँ। आशुतोष जी 2 लाइन का जवाब, चूंकि आप पर पर्सनल अटैक है। नहीं, मैं मलुक जी की बातों को मैं बुरा नहीं मानता। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल के जो डेट के संदर्भ में एक छोटी सी बात बता देता हूं, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने अगर चुनाव की तिथि घोषित करने के पहले अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होती, कंसर्न राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात की होती, तो उनको ये तिथि घोषित करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। सेम प्रॉब्लम हरियाणा के चुनाव में भी हुई, आपको 5 दिन और डेट बढ़ाना पड़ा और यहां भी बढ़ा। इसका मतलब यह कि इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी के जो अंतर्गत है वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, ये कहने के लिए मैं मजबूर। मलुक जी सिर्फ 1 लाइन का जवाब, ऐसे आप दोनों के बीच में नहीं चलता रहेगा फुटबॉल। हाँ, नहीं ये देखिए, नहीं, आशुतोष जी की बात ये काफी सही है, लेकिन आशुतोष जी के द्वारा ये डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि अगर तारीख आगे बढ़ी है तो कोई गलत काम नहीं हुआ है। कांग्रेस या दूसरी पार्टी बगैर मतलब का बमंडर उठा रही है। तो आशुतोष जी की बात एक बार शोएब जमई जी बोल रहे हैं, उसके बाद से आशुतोष जी आपके पास भी, अखिलेश जी आपके पास भी आ रही हूँ। शोएब जमई जी, क्या आपके लिए बांग्लादेशी घुसपैठ इस देश में गंभीर मुद्दा है या नहीं है? अमेरिका जैसे मुल्कों में भी चुनाव में इलीगल इमिग्रेशन सबसे बड़ा इलेक्शन वो रहता है, और कोई भी मुल्क, बड़ा से बड़ा मुल्क भी ऐसा एयर टाइट सरहद नहीं बना पाता है कि पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाए। ये एक बड़ा चैलेंज हर देश के लिए है। ये समझते हुए आपकी नजर में क्या अवैध घुसपैठ गंभीर मुद्दा है या नहीं है? अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए,
ये जो घुसपैठ के बारे में मुद्दा है, ये झारखंड के संदर्भ में चल रहा है इस वक्त। बीजेपी उसको उठा रही। मुझे लगता है इस पैनल में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी पैदाइश झारखंड में हुई। मेरी पैदाइश झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हुई। आज भी हमारा परिवार वहां रहता है। तो हमने बचपन से लेकर जो भी झारखंड में सब कुछ देखा है और बहुत करीब से समझते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं, जो देश की जनता और झारखंड के लोग भी इस बात को समझेंगे कि घुसपैठ असल में बांग्लादेशी लोगों का नहीं हुआ झारखंड में। घुसपैठ गुजरात का और मोदी जी के दोस्तों का हुआ। जब बीजेपी की सरकार थी तो अडानी को फैक्ट्री दी गई गोड्डा में, और गोड्डा में जो पावर प्लांट है अडानी का, वहां से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होता है और भारत में कुछ नहीं मिलता। और उस गोड्डा के फैक्ट्री में, पावर प्लांट में, झारखंड का किसी भी आदमी को नौकरी नहीं दिया जाता। सारे उच्च पदों पर जो है वो झारखंड से दूसरे लोगों को, जो बाहरी लोग हैं, उनको नौकरी दिया गया। क्यों? नंबर वन। अब यहाँ पे 1932 की खतियान नीचे कीजिएगा शोएब जमी जी, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है? आपको अवैध घुसपैठ और गुजरात से आए हुए लोग में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब इस देश में क्या अलग अलग राज्यों में लोग जा नहीं सकते हैं? आप खुद कह रहे हैं आप वहां के हैं, गिरिडीह के, और आप अभी कहीं और आकर बसे हुए हैं, और मुझे जितना पता है दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप अवैध घुसपैठिए हो गए? थोड़ा तो सोच समझ के आप लोग बात किया कीजिए। खुद ऐसे लोग हैं आप लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए हैं, फिर गुजरात से आए हुए लोग वहां अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। कुछ भी आप लोग बोलते हैं, एआईएमआईएम के नेता अपने आप को कहते हैं। वापस आ रही हूं आपके पास से आशुतोष वर्मा जी। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब ने जो झारखंड में बोला, उन्होंने अपने ही नारे का एक्सटेंशन किया है, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके आगे वो कह रहे हैं कि जब जब हम बटे हैं बड़े निर्ममता से कटे हैं, ऐसा दिन आएगा जब मंदिरों में शंख और घंटी नहीं बजा पाएंगे। वहां से उन्होंने इसको अवैध घुसपैठ से जोड़ा है। आरोप ये बीजेपी का है, देखिए, और आरोप के साथ नंबर्स भी हैं। 44% जो आदिवासी पॉपुलेशन था संताल परगना में, वो 26 से 28% रह गया है। अब इसी के साथ ये सवाल उठता है ना कि आखिर अगर अवैध घुसपैठ के बाद लोग आते हैं, उनका वोटर आई कार्ड कैसे बन जाता है? ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है। देखिए अंजना जी, दो चीजें, सवाल बहुत वाजिब है और इसका सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं को उनको देना चाहिए कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो 2014 में ही बीजेपी की सरकार भी झारखंड में थी। 2014 से 19 तक तो ये डबल इंजन की सरकार चलाते थे, जिसपे आप लोग बहुत कहते थे कि डबल इंजन की सरकार में सब कुछ अच्छा होता है। फिर अवैध घुसपैठिए कैसे आ रहे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्रायोजित कार्यक्रम क्या कि पहले अवैध घुसपैठियों को अंदर घुसेड़ेंगे और फिर उसके खिलाफ हम बिल्कुल भेजेंगे और फिर हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार तो 56 इंच वाले की हो और उस पर अवैध घुसपैठिए भी अंदर आ रहे हो? तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। भाई, हमारा देश में आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जितने भी भारत के आप हमारे नेबर्स हैं, उसमें किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन आपने विदेश मंत्री बनाया है एस जयशंकर को, जो एक्सपर्ट है उसके। आप लगातार घुसपैठियों की बात करते हैं, सरकार 10 साल से आप चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे किस संदर्भ में बोल रहे हैं वो आपको ही पता है। देखिए, कहीं ना कहीं परेशानी और गिरी हुई राजनीति का ये सहारा है। हिंदुत्व के नाम पे पोलराइजेशन करो, सांप्रदायिकता लेके आओ, और सांप्रदायिकता लेके आओगे तभी ध्रुवीकरण होगा और तभी राजनीति होगी। ठीक है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने, जिसको कहते हैं ना कि लास्ट अपना जो एरो है, वो इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है देश के लिए कि देश में जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तब तक हिंदू खतरे में आता है, और जब जब ये बाहर चले जाते हैं तब इनको ये याद नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी का ये घिनौना काम इस देश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ती है, उसमें गोपाल मिश्रा जैसे बच्चों का खुद की हत्या होती है। मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए कि हम देश को कहां लेके जा रहे हैं। कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा है, कोई पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा है, लेकिन सबको कटेंगे बटेंगे याद आ रही है। और आज तक की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी का निकृष्टतम नारा है कि कोई पॉजिटिव नारा नहीं दे रहे हैं। बढ़ेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, साथ में चलेंगे। आशुतोष जी, आपकी पार्टी भी, एक बार आशुतोष जी को दिखाइए मेरे साथ। आशुतोष जी, आपकी पार्टी भी उनके एक पोस्टर के बाद मैंने 5 पोस्टर निकाल गई, ना बटेंगे ना कटेंगे, मतलब एक के बाद एक। उसमें आप लोग भी जुमलाबाजी जोड़ जोड़ के पोस्टर लगा रहे हैं। उस पोस्टर को आप लोग भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। रोज एक बार जवाब देते हैं आपके पार्टी से कोई ना कोई।
रोज उस पर एक नया पोस्टर लग जाता है आपकी पार्टी की तरफ से, क्यों फिर इतना तवज्जो देना अगर ये वाकई इतना ध्रुवीकरण वाला अंजना जी, ये बड़ा वाजिब सवाल है कि जो गलती कर रहा है हम उसको टोके ना, और गलती वाले से सवाल ना हो, जो टोक रहा है उससे सवाल, आप सवाल क्यों कर रहे हो? आप देश की गंगा जमनी तहजीब पे लगातार अटैक कर रहे हो, आप उल्टे सीधे नारे गढ़ रहे हो और उसको लेके चुनाव में चल रहे हो, और प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी अगर सवाल पूछ रही है तो सवाल समाजवादी पार्टी से पूछो। अरे एक बार आप तो पूछिए जाके कि ये कटेंगे बटेंगे क्या है, कौन कट गया है इस देश में? क्या समाजवादी पार्टी जीत गई है, इतना दुख लग गया? इसके बाद अखिलेश जी फौरन आपके पास आऊंगी। बताइए कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, खुल के बताइए ना। आप लोग जो चाहते हैं कास्ट सेंसस के खिलाफ, ये आपका हथियार है, एकदम आप हाँ खुल के बताइए, मतलब कौन बट रहा है, कौन काट रहा है, क्या है, बताइए आज डिकोड कीजिए। एकदम खुलकर बताते हैं। इसके बाद फौरन आ रही हूँ अखिलेश। मुंबई में बमकांड करके जब समाजवादी पार्टी के अबू हासिम आजमी के षड्यंत्र से जब इस मुंबई शहर में आतंकवादी वारदात हुई तो 250 लोग कौन काट के गया था, कौन मारे गए थे, किसके चीतड़े उड़े थे, वो कौन थे? और जुमे की नमाज के समय, रोजे के समय, जुमा का दिन देखकर बमकांड करने वाले लोग कौन थे? और उस याकूब मेमन को जब फांसी की सजा हुई तो उसकी शव यात्रा में अल्लाह अकबर नारा के नारे लगाने वाले सपाई कौन थे, क्यों कर रहे थे? वो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले का मजहब पूछकर उसको छोड़ने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारे लगा रहे थे? वो कौन लोग थे जो अजमल कसाब जिसने सैकड़ों लोगों की लाशें बिछाई, उस अजमल कसाब को मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए आशुतोष एक बार रुक जाइए, आशुतोष जी थोड़ा रुक जाइए, अखिलेश जी बहुत देर से नहीं बोल पाए, जवाब दे ले उसके बाद। लोग थे जो श्रमजीवी बमकांड के जो है अभियुक्तों की मदद करना चाह रहे थे? अखिलेश जी भी इसी का जवाब देंगे। आशुतोष जी एक ही बात होगी आप दोनों की। अखिलेश जी बोलिए। समाजवादी पार्टी देखिए बीजेपी इस बार सोच रही है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा जिस तरह से यूपी में परेशान कर गया पिछली बार, हिंदू एकता के जरिए वो चुनावी रणनीति में घुसने के लिए ये नारा लेकर आए हैं अखिलेश जी, और ये पहुंच गया बांग्लादेशी घुसपैठियों तक। देखिए 10 साढ़े 10 सालों से सत्ता में बीजेपी बैठी है और अभी भी पिछली सरकारों का रोना रो रहे हैं। आप घुसपैठ पे क्या कार्रवाई किए, क्या काम किए, कहां तक पहुंचे, जिसके बारे में आप हमेशा बोलते रहे हैं। और पहले देखिए एक मुहावरा गांव में होता था कि मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। इन लोगों ने जो कटे कटे की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने भाजपाइयों की दौड़ मस्जिद तक कर दी है। नारा बदल गया है, मुल्ला की जगह पे भाजपाई। कोई भी हमारा त्योहार आ रहा है मस्जिद पे जा रहे हैं। अयोध्या में एक पूजा स्थल पे आपत्तिजनक पुस्तकें और मांस फेंकने वाले पकड़े गए। वो कौन लोग थे? वो कौन से कपड़े पहने थे? टीवी से जब पकड़े गए तो कौन लोग थे? इसी तरह बिहार से लेके बंगाल से लेके यूपी में दर्जनों जगह इस तरह से भेष बदल करके आपत्तिजनक हरकत करने वाले जो लोग पकड़े गए वो कौन लोग थे? ये शुक्ला जी गिना रहे थे ना, मैं भी गिना रहा हूं। पूरी सूची है कि ये कौन लोग हैं जो अपना कपड़े बदल के अब अपनी पहचान बदल करके और इस तरह की हरकत करके समाज में उत्तेजना और समाज को जो है आपस में लड़ाने का काम करते हैं। पकड़े जाने पे पोल खुलती है। ये कौन लोग हैं? जाना किधर से है, जाएंगे कहां से? आपत्तिजनक नारे लगाना, अपशब्द बोलना, हिंसक बातें करना, कट्टरता की बातें करना, ये कब से शुरू हुआ? ये कौन लोग हैं? तो लोग पहचान चुके हैं जना जी, सब लोग इनको जान चुके हैं और इसीलिए ये समाज को बांटने का अपना अंतिम हथियार चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि लोग अब इनको समझ चुके हैं। ठीक है, टाइम एकदम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। जल्दी से सिर्फ एक लाइन में बांटने की आशुतोष वर्मा जी सिर्फ एक लाइन में जो आप कहना चाह रहे थे, 1 लाइन बस। नहीं, जो आतंकवादी और जो जिस तरीके से इनकी विचारधाराएं हैं वो लोग हमको समझा रहे हैं कि वो कैसे बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। नाथूराम गोडसे के लोग, असीमानंद के साथ रहने वाले, प्रज्ञा ठाकुर के रहने वाले। सिर्फ 2 लाइन में जवाब, सिर्फ 2 लाइन में जवाब। बताइए तो मेरा सीधा सवाल, याकूब मेमन का समर्थन सपाई क्यों करते हैं? अफजल गुर के समर्थन में नारे क्यों लगाते हैं? अजमल कसाब के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? आतंकवादियों के साथ इनका क्या नाता है? और ये लगातार हिंदू द्रोह पर क्यों आमादा है? ये क्यों जो है गोंडा में जो है जो गोली चलाता है
उसके समर्थन में क्यों खड़े हो जाए?